दोस्तों, साथियों, कॉमटेरिया एजुकेशनल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा के लिए पहली लेक्चर हमने स्टार्ट की थी निर्वाचन आयोग के बारे में, जो कि कल हमने दिया कॉमटेरिया एजुकेशन चैनल पे। अब हम कॉमटेरिया एजुकेशन चैनल पे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा यूनिट 10 सांविधिक एवं संवैधानिक संस्थाओं के यूनिट 10 राज्य निर्वाचन आयोग द्वितीय प्रश्न पत्र पर चर्चा करने जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग, देखिए, भारत के सभी राज्यों में स्थानीय सरकार जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की जाती है। यानी कि राज्यों में होने वाले पंचायतों और नगर निगम चुनाव को संपन्न कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की है। स्टेट इलेक्शन कमीशन का यह महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब के महत्वपूर्ण निःशुल्क एजुकेशन चैनल कॉमटेरिया पे। कॉमटेरिया का संकल्प है भारत ही नहीं अपनी पूरे विश्व में शिक्षा का मुक्त प्रसार एवं प्रचार करना। कॉमटेरिया पूरा प्रयास कर रहा है कि भारत के हर एक क्षेत्र तक कॉमटेरिया के निःशुल्क वीडियोस पहुँचे और विश्व के भी महत्वपूर्ण पटल पर कॉमटेरिया उन महत्वपूर्ण शिक्षार्थियों का मदद कर सके अपनी शिक्षा के चैनल के और वीडियोस के माध्यम से। आप कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल के महत्वपूर्ण वीडियोस का लाभ ले सकते हैं और अपने प्रतियोगिता और पढ़ाई में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। बड़े ही महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो लेकर कॉमटेरिया आ रहा है, जो कि विद्यार्थियों के नित्य प्रगति के लिए और भारत में शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए संकल्पबद्ध है। कॉमटेरिया का एकमात्र उद्देश्य है सभी पढ़ें और सभी बढ़ें। कठिन परीक्षा और कठिनाई स्तर की तैयारियां एक लक्ष्य होकर या तो पढ़ाई करके पूरा लक्ष्य प्राप्त करें या तो पढ़ाई छोड़ दें। कॉमटेरिया छात्र हित में आज MPPCS द्वितीय लेक्चर स्टार्ट किया है यूनिट 10 के लिए। राज्य निर्वाचन आयोग, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायत से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 243 से 243 अणा तक किए गए हैं। इसमें अनुच्छेद 243 पंचायतों के लिए निर्वाचन का प्रावधान करता है। इस प्रकार से राज्य निर्वाचन आयोग के प्रावधान संविधान में है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 क्या कहता है? इस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में नया भाग 9 का 12वीं अनुसूची जोड़ा गया है, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 243 त से 243 य घ तक किया गया है और अनुच्छेद 243 ZA नगर पालिकाओं के चुनाव का प्रावधान करता है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे संविधान में नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए और चुनाव की प्रक्रियाओं के लिए कई संविधान संशोधन अधिनियम, इसके तहत हमने 1992 की चर्चा की। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन एक सदस्यीय संरचना से होता है, जिसमें राज्य चुनाव आयुक्त सम्मिलित होते हैं और जिनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य चुनाव आयुक्त कार्यकाल, सेवा शर्तें, पदावधि राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाएगी और नियुक्ति के बाद सेवा शर्त में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
जिससे कि इनका नुकसान हो। पद मुक्ति की बात कर लेते हैं, किस प्रकार का नेचर होगा पद का। राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष दर्जा प्राप्त करता है और राज्य निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय अपना त्यागपत्र राज्यपाल को दे सकता है या उसे कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व भी हटाया जा सकता है। और राज्य निर्वाचन आयुक्त को राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया द्वारा भी हटाया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य और शक्तियाँ क्या होते हैं। पंचायत और नगर पालिका संबंधी निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करना और निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण करना। जब राज्य निर्वाचन आयोग ऐसे अनुरोध करे तब उसे अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए राज्यपाल द्वारा आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध कराए जाएंगे। पंचायत और नगर पालिका संबंधी चुनावों की तिथियों को घोषित करना, नामांकन पत्रों का परीक्षण करना और चुनाव चिन्ह को आवंटित करना। उसके बाद मतदान केंद्र लूटना, हिंसा और अन्य अनियमितताओं के आधार पर निर्वाचन को रद्द करना, ये सारे काम राज्य निर्वाचन आयुक्त करता है। राज्य निर्वाचन आयोग का ये सारा कार्य है। और मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, इसका गठन 1 फरवरी 1994 को हुआ था, जो कि इसका उद्देश्य था कि मध्य प्रदेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के वातावरण को मजबूत बनाए रहने के लिए उपाय करना। और राज्य निर्वाचन आयुक्त में मध्य प्रदेश में सचिव और उसके नीचे उप सचिव होते हैं। निर्वाचन पदाधिकारी जो होता है कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उसके साथ रजिस्ट्री अधिकारी, सहायक रजिस्ट्री अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, सेक्टर अधिकारी, पीठासीन अधिकारी और प्राधिकृत अधिकारी BLO, ये सारे निर्वाचन पदाधिकारी होते हैं राज्य निर्वाचन आयोग में। राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन कौन से थे ये मैं आपको चर्चा करता हूँ। मध्य प्रदेश के लिए श्री NB लोहानी 15/2/1994 से 16/2/2000 तक। श्री गोपाल शरण शुक्ल थे 16/2/2000 से 14/8/2006 तक। और मध्य प्रदेश में श्री आदित्य विजय सिंह थे 14/8/2006 से 10/12/2010 तक। और डॉक्टर अजीत रायजादा थे 10/12/2010 से लेकर 30/9/2013 तक। और श्री R परशुराम 1/10/2013 से 31/12/2018 तक। और मध्य प्रदेश के श्री बसंत प्रताप सिंह अभी भी 1/1/2009 से लेकर अभी तक राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त को किस प्रकार से हटाया जा सकता है। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विशेष बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त का दर्जा किसके समकक्ष होता है। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त का दर्जा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष होता है। अगला प्रश्न होगा, पंचायती चुनाव का उल्लेख होता है किस अनुच्छेद में। तो पंचायती चुनाव का उल्लेख होता है अनुच्छेद 243 में। नगर पालिका के लिए चुनाव का प्रावधान क्या है। नगर पालिका के लिए चुनाव का यह प्रावधान है कि नगर पालिका के लिए चुनाव का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 में किया गया है। यह का में मतलब जेड है। और संविधान के अनुच्छेद 243 में पंचायत चुनाव का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न लेंगे, राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करवाने हेतु उत्तरदायी होता है। पंचायत और नगर पालिका के चुनाव करवाने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग उत्तरदायी होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 1994 में की गई थी। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। तो मध्य प्रदेश के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं NB लोहानी। और राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त और पदावधि किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त और पदावधि राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाती है। 1 फरवरी 1994 को किस आयोग की स्थापना की गई थी। तो 1 फरवरी 1994 को राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। राज्य निर्वाचन आयुक्त के मुख्य निर्वाचन आयुक्त किस क्रम में हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश में जो हैं
NB लोहानी दिया है, अजीत रायजादा दिया है, गोपाल शरण शुक्ल दिया है, आदित्य विजय सिंह दिया है। तो इस प्रश्न में हम गौर करेंगे। यहाँ पर जो क्रम होगा NB लोहानी, उसके बाद गोपाल शरण शुक्ल, उसके बाद आदित्य विजय सिंह, उसके बाद अजीत रायजादा। ये मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त के क्रम थे। राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम सचिव कौन है? तो राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम सचिव जो मध्य प्रदेश में है वो है सी प्रकाश चंद्र। राज्य निर्वाचन आयोग कैसा है? तो राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। देश में सर्वप्रथम राज्य निर्वाचन आयोग गठित किया गया था। कहाँ पर? तो देश में सबसे पहले राज्य निर्वाचन आयोग 1 फरवरी 1994 में मध्य प्रदेश में किया गया था, जो कि एक सदस्यीय निकाय है। किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों के निर्वाचन आयोग के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ? तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ। अगला प्रश्न लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग निम्न चुनाव का संचालन करता है। किन चुनाव का संचालन करता है? ये नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का संचालन करता है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कब तक होता है? तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? तो मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के 243 अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है। कौन मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे हैं? गोपाल चरण शुक्ल, आर परशुराम, बसंत प्रताप और बीबी टंडन। तो इसमें से देखिए बीबी टंडन भारत के निर्वाचन आयुक्त के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं और ये मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग के, जबकि अन्य मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं। मतलब कि गोपाल चरण शुक्ल रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य के, आर परशुराम रहे हैं, बसंत प्रताप रहे हैं, लेकिन बीबी टंडन जो है ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं भारत सरकार के, न कि मध्य प्रदेश सरकार के। बीबी टंडन, जबकि गोपाल चरण शुक्ल, आर परशुराम और बसंत प्रताप जो है मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं। अब देखिए अगला प्रश्न लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की पहली महिला सचिव कौन है? तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की पहली महिला सचिव विजया श्रीवास्तव हैं। और विधानसभा और विधान परिषद के लिए चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो विधानसभा और विधान परिषद के लिए चुनाव की अधिसूचना राज्यपाल जारी करता है। श्री आर परशुराम का राज्य निर्वाचन आयुक्त में कार्यकाल रहा मध्य प्रदेश में। तो आर परशुराम का राज्य निर्वाचन आयुक्त में कार्यकाल 2013 से 2018 तक रहा। अब देखिए हम चर्चा करने जा रहे हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में, जो तीसरा निकाय हमारे पास आता है। चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग और उसके बाद अब संघ लोक सेवा आयोग पे हम चर्चा करेंगे। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग भारत सरकार का केंद्रीय भर्ती अभिकरण संस्था है। ये एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय या संस्था है। इसका गठन संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से किया गया है। संविधान के 14वें भाग में अनुच्छेद 315 से 323 तक में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्वतंत्रता और शक्तियाँ के कार्य और इसके अलावा संगठन और सदस्यों की नियुक्तियाँ और उनके बर्खास्तगी के बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष, कुछ अन्य सदस्य होते हैं जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। संविधान में आयोग की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है, राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है। तो आयोग की संरचना का निर्धारण करते हैं और साधारण आयोग में अध्यक्ष समेत 9 से 11 सदस्य होते हैं। इसके अलावा आयोग के सदस्यों के लिए योग्यता का उल्लेख नहीं है। यह आवश्यक है कि आयोग के आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 साल काम करने का अनुभव होना चाहिए। संविधान ने राष्ट्रपति को अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक या 65 साल की उम्र तक जो भी पहले हो जाता है अपने पद को धारण करते हैं और वे कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र दे सकते हैं।
और उन्हें कार्यकाल के पहले भी राष्ट्रपति द्वारा संविधान में वर्णित प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। राष्ट्रपति दो परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। पहली शर्त है जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए, या दूसरा है कि जब अध्यक्ष अपना काम अनुपस्थित रहे या अन्य दूसरे कारणों से नहीं कर पा रहा है तो अध्यक्ष नियुक्ति होती है। और कार्यवाहक अध्यक्ष तब तक कार्य करता है जब तक अध्यक्ष पुनः अपना काम नहीं संभाल लेता है या अध्यक्ष फिर से नियुक्त नहीं हो जाता है, तब तक संघ लोक सेवा आयोग में कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति रहती है। निष्कासन किस प्रकार से करते हैं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों का और सदस्यों का? तो राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और दूसरे सदस्यों की निम्नलिखित परिस्थिति में इनको हटा सकता है। जो परिस्थितियाँ मैं चर्चा कर रहा हूँ, अगर उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाए, अगर सदस्य को दिवालिया घोषित कर दिया जाए तो उसको निष्कासित किया जा सकता है उसके पद से। और दूसरा है अपनी पदावधि के दौरान उसके पद के कर्तव्यों के बाहर किसी से वेतन नियोजन में लगा हो, बाहर भी कोई नौकरी कर रहा हो, तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति ऐसा समझे कि संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य मस्तिष्क या शारीरिक अक्षमता के कारण पद पर बने रहने के योग्य नहीं है, तब भी इसको हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष या दूसरे सदस्यों को उनके कदाचार के कारण भी हटा सकता है। ऐसे मामले में राष्ट्रपति को मामला जांच के लिए उच्चतम जांच के बाद बर्खास्त करने के परामर्श का समर्थन करता है, तो राष्ट्रपति अध्यक्ष या दूसरे सदस्यों को पद से हटा सकते हैं। संविधान के उपबंध के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले में दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्य है। उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाने वाली जांच के दौरान राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और दूसरे सदस्यों को निलंबित कर सकता है। कदाचार के बारे में संविधान कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अन्य सदस्यों को कदाचार का दोषी माना जाएगा अगर वो भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी संविदा या करार से संबंधित या इच्छुक है, निगमित कंपनी के सदस्य और कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप से संविदा या करार के लाभ के लिए भाग लेता है। इस प्रकार से उसको हटाया जा सकता है। संविधान में संघ लोक सेवा आयोग के निष्पक्ष और स्वतंत्र कार्य करने के निम्नलिखित उपबंध किए गए हैं कि संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष या सदस्य को राष्ट्रपति संविधान के वर्णित आधार पर हटा सकते हैं। उन्हें पदावधि की सुरक्षा प्राप्त होती है। अध्यक्ष या सदस्य की सेवा की शर्तें राष्ट्रपति तय करते हैं, लेकिन नियुक्ति के बाद इनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को वेतन भत्ते और पेंशन सहित सभी खर्चे भारत की संचित निधि से प्राप्त होते हैं और इन पर संसद में मतदान नहीं किया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कार्यकाल के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और नियोजन या नौकरी का पात्र नहीं हो सकता है। अब संघ लोक सेवा आयोग की नौकरी करने के बाद किसी और जगह की नौकरी नहीं कर सकते। संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य कार्यकाल के बाद संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, लेकिन भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन नियोजन का पात्र नहीं होगा। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है और दूसरे कार्यकाल के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। अब संघ लोक सेवा आयोग के कार्य क्या है, हम चर्चा करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन हम करते हैं कि अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं, केंद्र शासित क्षेत्रों की लोक सेवाओं और उनकी नियुक्ति परीक्षाओं का आयोजन करता है। संघ लोक सेवा आयोग 2 या 2 से अधिक राज्य द्वारा अनुरोध करने पर कि किसी ऐसी सेवाओं के लिए जिसके लिए विशेष अर्हता वाले अभ्यर्थी अपेक्षित हैं, उनके लिए संयुक्त भर्ती की योजना और प्रवर्तन करने में सहायता करता है। यह किसी राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत सभी या किन्हीं मामलों पर राज्यों को सलाह भी प्रदान कर सकता है और निजी प्रबंधन संबंधित भी कार्य कर सकता है। संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवाओं और सिविल पदों के लिए भारतीय की पद्धतियों से संबंधित सभी विषयों पर और सिविल सेवाओं पदों पर नियुक्ति करने में पदोन्नति और अन्य एक से दूसरी सेवा में तबादला या प्रतिनियुक्ति के स्थानांतरण के लिए अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांत के संबंध में और सिविल सेवा पदों नियुक्ति करने में प्रोन्नति पर एक सेवा से दूसरी सेवा में तबादला या प्रतिनियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पर संबंधित विभाग प्रोन्नति की सिफारिश कर सकता है और संघ लोक सेवा आयोग से अनुमोदित करने का आग्रह कर सकता है। भारत सरकार में सिविल सेवक की हैसियत में काम करते सभी अनुशासनिक
विषय, ज्ञापन और अर्जी के साथ ही साथ इसमें सम्मिलित जो विषय है वो है निंदा, वेतन वृद्धि देने से इनकार, पदोन्नति देने से इनकार, धन हानि की पुनः प्राप्ति, निम्न सेवाओं या रैंक में कमी, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, सेवा से हटा देना, सेवा से बर्खास्त कर देना और सिविल सेवक द्वारा अपने कर्तव्यों के निष्पादन के अंतर्गत उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाइयों की प्रतिरक्षा में उसके द्वारा खर्च की राशि का दावा करना, भारत सरकार के अधीन काम करने के दौरान किसी व्यक्ति को हुई क्षति को लेकर पेंशन का दावा करना और पेंशन की राशि का निर्धारण करना, ये सारे कार्य संघ लोक सेवा आयोग के अंतर्गत हैं। अल्पकालीन नियुक्ति 1 वर्ष से अधिक तक व नियुक्तियों की नियमितीकरण संबंधित विषय और सेवा के विस्तार और कुछ सेवानिवृत्त नौकरशाहों की पुनर्नियुक्ति से संबंधित मामले और कार्मिक प्रबंधन से संबंधित अन्य विषय पर भी संघ लोक सेवा आयोग कार्य करता है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सरकार उपरोक्त मामलों में संघ लोक सेवा आयोग से संपर्क नहीं कर सकता है तो असंतुष्ट सरकारी नौकर की समस्या न्यायालय दूर नहीं कर सकता है। न्यायालय ने कहा है कि संघ लोक सेवा आयोग से संपर्क करने में अनियमितता पाए जाने पर या बिना संपर्क कार्य करने पर सरकार के निर्णय को अमान्य नहीं ठहराया जा सकता। उपबंध मार्गदर्शक है, न कि आवश्यक। न्यायालय ने कहा है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किसी व्यक्ति को उस पद पर आसीन होने का अधिकार नहीं होता। सरकार को अपना कार्य निष्पक्ष और मनमानी या बिना बुरे इरादे से करना चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग को संसद द्वारा संघ की सेवाओं का अतिरिक्त कार्य दिया जा सकता है। संसद संघ लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में प्राधिकरण, कॉर्पोरेट निकाय, सार्वजनिक संस्थानों के निजी प्रबंधन कार्य भी दे सकती है। संसद के अधिनियम के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपने कामों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को जिन मामलों में आयोग की सलाह स्वीकृति नहीं की गई हो, कारणों के ज्ञापन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करता है और अस्वीकृति के ऐसे सभी मामलों को संघ कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा स्वीकृति कराया जाना चाहिए। किसी स्वतंत्र मंत्रालय या विभाग को संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श की खारिज करने का अधिकार नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियाँ बहुत हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा सांविधिक एवं संवैधानिक निकाय यूनिट 10 के बारे में चर्चा हो रही है। तीसरा बिंदु हम चर्चा कर रहे हैं निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग और अब संघ लोक सेवा आयोग के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग की सीमाएं क्या है? व्हाट इज़ द बाउंड्री ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? निम्नलिखित विषय संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। कह सकते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श इन बिंदुओं पर नहीं किया जा सकता, जैसे पिछड़ी जाति की नियुक्तियों पर आरक्षण देने के मामले पर आयोग या प्राधिकरण की अध्यक्षता या सदस्यता, उच्च राजनयिक उच्च पद ग्रुप सी व डी सेवाओं के अधिकार पदों के चयन से संबंधित मामले पर और सेवाओं पदों पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के दावों को ध्यान में रखने के लिए और पद के अस्थायी या स्थानापन्न नियुक्तियों अगर व्यक्ति 1 वर्ष से कम के लिए पद धारण करता है और राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के दायरे से किसी पद, सेवा या विषय को हटा सकता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रीय, अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा पद के संबंध में नियम बना सकता है, जिसके लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन इस तरह के नियमन को राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिनों तक के लिए संसद के सदन में रखना होगा। संसद इसे संशोधित या खारिज भी कर सकती है। संविधान आशा करता है कि संघ लोक सेवा आयोग भारत में मेरिट पद्धति का प्रहरी हो। यह प्रोन्नति या अनुशासनात्मक विषयों पर संपर्क करने पर अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं, ग्रुप ए, ग्रुप बी में भर्ती और सरकार की सलाह देने से संबंधित है। सेवाओं में वर्गीकरण, वेतन या सेवाओं की स्थिति
कैडर प्रबंधन, परीक्षण आदि से इसका कोई संबंध नहीं है। इस तरह के मुद्दे को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक जन लोक शिकायत, पेंशन मंत्रालय के 3 विभागों में से एक देखता है। जहां यूपीएससी भारत में मात्र केंद्रीय भर्ती अधिकरण एजेंसी है, वहीं पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भारत का केंद्रीय कार्मिक अभिकरण होता है। संघ लोक सेवा आयोग की भूमिका केवल सीमित है, बल्कि उसके द्वारा दिए गए सुझाव भी सलाहकारी प्रवृत्ति के होते हैं। केंद्र सरकार पर निर्भर है न कि सुझावों पर अमल करे या खारिज करे। सरकार की एकमात्र जवाबदेही है संसद को आयोग के सुझावों में विचलन का कारण बताएं, और इसके अलावा सरकार ऐसे नियम बना सकती है जिससे संघ लोक सेवा आयोग के सलाहकारी कार्य को नियंत्रित किया जा सकता है। 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग के गठन के अनुसार विषयों पर संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों को प्रभावित करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार द्वारा किसी नौकरशाह पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से पहले दोनों से संपर्क किया जाने लगा। समस्या तब खड़ी होती है जब दोनों की सलाहों में मतभेद हो। चूँकि संघ लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है और केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा किया गया है और अक्टूबर 2003 में इसे संवैधानिक दर्जा मिला है। राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित अनुच्छेद 315 कहता है, संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोग, और अनुच्छेद 316 कहता है, अनुच्छेद 316 कहता है सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल। अनुच्छेद 317 कहता है लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी और निलंबन। अनुच्छेद 318 कहता है आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों संबंधी नियम बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 319 कहता है आयोग के सदस्यों और सदस्यता समाप्ति के पश्चात पद पर बने रहने पर रोक। अनुच्छेद 320 कहता है संघ लोक सेवा आयोग के कार्य। अनुच्छेद 321 कहता है लोक सेवा आयोग के कार्यों की विस्तारित करने की शक्ति, और अनुच्छेद 322 कहता है लोक सेवा आयोग का खर्च, और अनुच्छेद 323 बताता है लोक सेवा आयोगों का प्रतिवेदन। पंद्रहवें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा जोड़ा गया है। 1979 में उच्चतम न्यायालय में संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष AR किदवई की बिहार के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति को वैध ठहराया और व्यवस्था दी कि राज्यपाल का पद संवैधानिक पद है और यह सरकार के अधीन कोई रोजगार नहीं है। जब किसी सदस्य को संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, वह नए पद पर 6 वर्ष या सेवानिवृत्ति की आयु इनमें से जो पहले हो तब तक बना रह सकता है। हटाने और बर्खास्त करने में अंतर है कि पहले मामले में भविष्य में किसी रोजगार को पाने के लिए अयोग्य नहीं है, जबकि दूसरे मामले में सरकार के अधीन रोजगार को पाने के लिए अयोग्य है। 1998 में कार्मिक लोक शिकायत संबंधी एक नए मंत्रालय की स्थापना की गई, जिसके 3 अलग अलग विभाग बनाए गए हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, दूसरा लोक शिकायत और पेंशन भोगियों के कल्याण का विभाग। इन नियमों को संघ लोक सेवा आयोग विनिमय के रूप में जाना जाता है। संघ लोक सेवा आयोग आमतौर पर यूपीएससी की तरह से जाना जाता है। भारत की प्रमुख केंद्रीय भर्ती एजेंसी है। ये अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं के समूह ए और समूह बी के लिए इसका गठन किया गया है। यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई है। इसका क्षेत्राधिकार भारतीय गणराज्य में, और यूपीएससी का मुख्यालय धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली है, और यह भारत सरकार के अंतर्गत स्थापित विभाग है। रॉयल कमीशन की स्थापना 1923 में ब्रिटिश सरकार द्वारा फोरहम के लॉर्ड ली की अध्यक्षता में की गई थी। रॉयल कमीशन के कारण सर रॉस बर्कर की अध्यक्षता में अक्टूबर 1926 को प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई।
भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा फेडरल सर्विस कमीशन की स्थापना की गई। स्वतंत्रता के बाद संघीय लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग बनाया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान के तहत एक संवैधानिक दर्जा दिया गया था संघ लोक सेवा आयोग। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय या संस्था है क्योंकि इसका उपबंध संवैधानिक प्रावधानों के तहत किया गया है। संविधान के 14वें भाग में अनुच्छेद 315 से 323 तक में यूपीएससी का प्रावधान और स्वतंत्रता और शक्तियों व कार्य के अलावा इसके संगठन और इसके सदस्यों की नियुक्ति और उनकी बर्खास्तगी का विस्तार से वर्णन किया गया है। आयोग में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। आमतौर पर आयोग में अध्यक्ष सहित 9 से 11 सदस्य होते हैं। संविधान में आयोग की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है, ये राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है जो आयोग की संरचना कर निर्धारण करते हैं। इसके अलावा संविधान में आयोग के सदस्यों के लिए योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान ने राष्ट्रपति को अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया है। प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करता है, दोनों में से जो भी पहले हो। संघ लोक सेवा आयोग सदस्य विनियम 1969 के द्वारा शासित होता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य किसी भी समय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। आयोग में एक सचिवालय होता है जिसमें 4 अपर सचिवों के साथ कई सचिव, कई संयुक्त सचिव, उप सचिव और अन्य सहायक कर्मचारी शामिल होते हैं। अपर सचिव, अवर सचिव और संयुक्त सचिव। सचिवालय प्रशासनिक उद्देश्य के लिए आगे आगे विभाग में विभाजित किया गया है। प्रत्येक विभाग की विशिष्ट जिम्मेदारी लेता है। शासन प्रबंध, अखिल भारतीय सेवाएं, नियुक्ति, इम्तिहान, भर्ती और नियम, एक सेवा और दूसरी सेवाएं। अनुच्छेद 317 के अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल राष्ट्रपति के आदेश से उनके पद से हटाया जाएगा। और भी सर्वोच्च न्यायालय के बाद दुर्व्यवहार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा ऐसा किए जाने के संदर्भ में पूछताछ पर रिपोर्ट की है कि अध्यक्ष ऐसे अन्य सदस्य को हटाया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट प्राप्त होने तक राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्यों को निलंबित कर सकता है। संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित सभी मामलों पर परामर्श किया जाए और सिविल सेवाओं और सिविल पदों के लिए भर्ती के तरीके, सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करना और पदोन्नति करना, एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण करना, ऐसी नियुक्ति, पदोन्नति या स्थानांतरण के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता, ये सारे कार्य संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किए जाते हैं। 1 अक्टूबर 1926 को सर रास बारकर प्रथम यूपीएससी चेयरमैन थे और 26 जनवरी 1950 को आज़ादी के बाद प्रथम चेयरमैन H.K. कृपलानी थे। वर्तमान चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी हैं यूपीएससी के और इसके सदस्य हैं प्रदीप कुमार जोशी, अजीत भोसले, भारत भूषण व्यास, सुजाता मेहता, मनोज सोनी, भीम सैनी बस्सी, समिता नागराज, TCA अनंत और राजीव नयन चौबे, ये सारे सदस्य हैं संघ लोक सेवा आयोग के 9 सदस्य और इसके साथ ही साथ प्रदीप कुमार जोशी इसके अध्यक्ष हैं। इनको लेकर 8 सदस्य और प्रथम महिला यूपीएससी चेयरमैन रास मिलियन मैथ्यू जो कि 23 सितंबर 1992 से 23 अगस्त 1996 तक का कार्यकाल रहा। अनुच्छेद 322 क्या कहता है? संघ या राज्य लोक सेवा के व्यय जिसके अंतर्गत आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों को या उनके संबंध में संदर्भ कोई वेतन भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। ये सारी बातें अनुच्छेद 322 कहता है। अनुच्छेद 323 क्या व्याख्या करता है? संघ लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वो राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन रिपोर्ट प्रस्तुत करे। अब हम पढ़ेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष और उनके कार्यकाल क्या रहे। सबसे पहले अध्यक्ष यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रथम अध्यक्ष जो रहे
वो थे सर राज बारकर 1926 से 1932, सर डेविड पेट्री अगस्त 1932 से 1936, सर आयरे गार्डन 1937 से 1942, सर FW रॉबर्टसन 1942 से 1947, श्री HK कृपलानी 1 अप्रैल 1947 से 13 जनवरी 1949, CRM बनर्जी 14 जनवरी 1949 से 9 मई 1955, श्री N गोविंद राजन 10 मई 1955 से 9 दिसंबर 1955, श्री VS हेजमाड़ी 10 दिसंबर 1955 से 9 दिसंबर 1961 और श्री BN झा 11 दिसंबर 1961 से 22 फरवरी 1967 और श्री KR दामले 18 अप्रैल 1967 से 2 मार्च 1971। ये UPSC के अध्यक्षों की सूची में बता रहा हूँ। इसके बाद श्री RCS सरकार 11 मई 1971 से 1 फरवरी 1973 और डॉक्टर AR किदवई 5 फरवरी 1973 से 4 फरवरी 1979, डॉक्टर ML सहारे 16 फरवरी 1979 से 16 फरवरी 1985। उसके बाद डॉक्टर HKL कपूर, फिर श्री JB गुप्ता, उसके बाद श्रीमती RM मैथ्यू खरबुली, इसके बाद श्री SJS छतवाल, फिर श्री JS कुरैशी, फिर लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सुरेंद्र नाथ, श्री PC होता, फिर श्री माता प्रसाद, उसके बाद डॉक्टर SR हासिम, फिर उसके बाद श्री गुरबचन जगत, उसके बाद प्रोफेसर DP अग्रवाल, उसके बाद श्रीमती रजनी राजदान, उसके बाद श्री गुरुवा गुप्ता, उसके बाद श्रीमती अलका सिरोही, उसके बाद प्रोफेसर डेविड R सिमली, उसके बाद विनय मित्तल, उसके बाद अरविंद सक्सेना और अब प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी 7 अगस्त 2020 से अब तक UPSC के अध्यक्ष के पद पर नामित हैं। UPSC द्वारा आयोजित संघ लोक सेवा आयोग इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस परीक्षा, तो यह परीक्षा पास करने के बाद जो ट्रेनिंग सेंटर है मसूरी में, उस ट्रेनिंग सेंटर को विद्यार्थी बड़े ही रोचक अंदाज में लवासना के नाम से जानते हैं। और जैसा कि आप देखे होंगे, एक वेब सीरीज आई थी एस्पिरेंट, उसमें एक गाना भी बनाया गया है विद्यार्थियों को समर्पित। तो इस प्रकार के परीक्षाओं के प्रति जो आपका लगाव है उसके लिए प्रेरित करता है बॉलीवुड भी, और आपको UPSC के प्रति समर्पित होने के लिए एक प्रेरणा देता है। और लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के प्रति समर्पण, देखिए ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो महत्वपूर्ण परीक्षा है उसका यूनिट 10 संवैधानिक एवं सांविधिक निकाय की बड़ा ही महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है। काफ़ी अच्छा यह विषय है और मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को, जो इन्होंने ऐसे सिलेबस को पढ़ने का मौका दिया छात्रों को। आइए अब हम UPSC से संबंधित, हमने देखिए राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा की और अब हम संघ लोक सेवा आयोग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग से महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो संघ लोक सेवा आयोग का गठन 1 अक्टूबर 1926 को हुआ। संघ लोक सेवा आयोग का मूल विभाग कौन सा है? तो संघ लोक सेवा आयोग का मूल विभाग है भारत सरकार। संघ लोक सेवा आयोग को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो संघ लोक सेवा आयोग को 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। रॉयल कमीशन का संबंध किससे है? रॉयल कमीशन का संबंध प्रथम लोक सेवा आयोग से है। रॉयल कमीशन किस वर्ष स्थापित किया गया था? रॉयल कमीशन 1923 में स्थापित किया गया था। रॉयल कमीशन किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? रॉयल कमीशन लॉर्ड ली की अध्यक्षता में गठित किया गया था। प्रथम लोक सेवा आयोग को किस अधिनियम द्वारा फेडरल आयोग नाम दिया गया? प्रथम लोक सेवा आयोग को भारत शासन अधिनियम 1935 व भारत सरकार अधिनियम 1947 के द्वारा फेडरल आयोग नाम दिया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाएं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यूनिट 10 सांविधिक एवं संवैधानिक संस्थाएं, इस विषय के अंतर्गत मैं आपको पढ़ा रहा हूं कॉम्पटेरिया यूट्यूब चैनल पर। पूर्णतः निःशुल्क चैनल जो कि पूरे भारत अपितु पूरे विश्व में शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए समर्पित है और कॉम्पटेरिया का एकमात्र लक्ष्य है सभी को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना। सभी पढ़ें, सभी बढ़ें और गेट स्टडी हार्ड एंड गेट सक्सेस।
स्टडी हार्ड एंड गेट सक्सेस उद्बोधन के साथ कॉमटेरिया नित्य निरंतर एक नए आयाम को प्रदर्शित कर रहा है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष H.K. कृपलानी थे। बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाएं चल रही हैं। जो भी छात्र वंचित रह जाएगा इस लेक्चर से वो काफ़ी कुछ छूट जाएगा उसका। तो जो भी लोग जुड़े हों, मेरा विनम्र सादर निवेदन है, कॉमटेरिया एजुकेशन चैनल से जुड़े हुए सभी छात्र जो कि कॉमटेरिया चैनल के नियमित श्रोता रहे हों या रिटर्निंग व्यूअर्स हैं, उनसे मेरा सादर आग्रह है कि रिटर्निंग व्यूअर्स भी आकर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के इस महत्वपूर्ण रोचक लेक्चर में शामिल हों। यूपीएससी की तैयारी करने वाले, यूपीपीएससी की तैयारी करने वाले, एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले, उत्तराखंड पीसीएस, झारखंड पीसीएस, बिहार पीसीएस और अन्य प्रांतों की सभी लोक सेवा आयोग परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों से मेरा विनम्र आग्रह है, कॉमटेरिया एजुकेशन चैनल के मध्य प्रदेश सांविधिक एवं संवैधानिक आयोग के लेक्चर्स को जरूर सुने। यह लेक्चर्स लगभग 12 से 15 लेक्चर में यह पूरा सिलेबस मैं कवर कराऊँगा। 16 आयोगों पर मैं चर्चा करूँगा, जिसमें कि 3 आयोगों की चर्चा मैंने कर दी है। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है कि कौन से कथन सही है? तो संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और सदस्यों का प्रावधान संविधान में किया गया है। दूसरा बिंदु कहता है संविधान के भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323 तक यूपीएससी के प्रावधान है। देखिए इसमें सही आंसर होगा सिर्फ ऑप्शन 2, संविधान के भाग 14 और अनुच्छेद 315 से 323 तक में यूपीएससी के प्रावधान है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि कितनी है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि है 6 वर्ष या तो 65 वर्ष की उम्र तक, जो भी उम्र सीमा आप पार कर जाएं वहाँ तक आप अपने पद का इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 वर्ष का होता है कार्यकाल, या तो 65 वर्ष के आप हो जाएंगे तो कार्यकाल तक का समाप्त हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो बड़ा ही सरल है इसका उत्तर, भारत के राष्ट्रपति द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य किसे अपना त्यागपत्र दे सकते हैं? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की योग्यता कौन सी है? तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की योग्यता है कि भारत सरकार और राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष कार्य करने का अनुभव रखता हो, ये जरूरी है। और आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की दिवालिया घोषित होने पर पद के निष्कासन किया जा सकता है, बिल्कुल सही। पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी वेतन नियोजन में लगा हो, यह भी सही है। और मानसिक और शारीरिक अक्षमता के कारण पर, ये तीनों ही निष्कासन के बिंदु बनते हैं जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष के निष्कासन के लिए आवश्यक है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते, पेंशन और इसके साथ सभी खर्चों का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है? तो भारत की संचित निधि। अब 2 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य कार्यकाल के बाद भारत सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं हो सकता, बिल्कुल सही। और यूपीएससी का अध्यक्ष सदस्य कार्यकाल के बाद किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, बिल्कुल सही। अब देखिए कौन सा कार्य लोक सेवा आयोग का? अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा परीक्षाओं का आयोजन कराना, बिल्कुल सही। संघ लोक सेवा आयोग के सारे कार्य हैं। किसी राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत सभी या किन्हीं मामलों पर राज्यों को सलाह देना, बिल्कुल। सिविल सेवा पदों पर नियुक्ति करने में, बिल्कुल। एक सेवा से दूसरी सेवा में तबादला करने में, ये सारे कार्य संघ लोक सेवा आयोग के अंतर्गत आते हैं। आज का बड़ा ही महत्वपूर्ण लेक्चर है, इसको जरूर से आप रिपीट करें। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के विगत 2-3 परीक्षाओं से यह सिलेबस निर्धारित किया गया, सांविधिक एवं संवैधानिक निकाय। मुझे लगता है कि इसके पहले भी जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये सिलेबस था। और बेयर एक्ट को हटा दिया गया। 2 साल पहले तक बेयर एक्ट आता था, 2-3 साल पहले, जो कि बेयर एक्ट को हटा दिया गया है। बेयर एक्ट को हटाने के बाद यूनिट 10 में यही एक सिलेबस डाला गया, सांविधिक एवं संवैधानिक निकाय। देश के और मध्य प्रदेश के निकायों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हम संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? तो संघ लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है।
देखिए अगला प्रश्न लेते हैं, बड़ा ही रोचक प्रश्न है। कौन से विषय संघ लोक सेवा आयोग की सीमाओं के बाहर रखे गए? तो देखिए इसमें है पिछड़ी जाति नियुक्तियों का आरक्षण देने का मामला, बिल्कुल सही। आयोग की अध्यक्षता, सदस्यता, उच्च राजनयिक, उच्च पद, ग्रुप सी डी की सेवाओं के मामले, अधिकार और पदों के चयन संबंधित मामले, ये भी बाहर है संघ लोक सेवा आयोग के। नियुक्तियों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के दावों को ध्यान रखने हेतु ये भी बाहर है संघ लोक सेवा आयोग के। तो सारे ऑप्शन संघ लोक सेवा आयोग की सीमाओं के बाहर रखे गए हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। संघ लोक सेवा आयोग के किस अधिनियम द्वारा शासित होता है? संघ लोक सेवा आयोग किस अधिनियम के द्वारा शासित होता है? तो यूपीएससी अधिनियम 1969 द्वारा अधिनियमित होता है और भारत शासन अधिनियम 1919 में सिविल सेवा परीक्षा एक साथ इंग्लैंड और भारत में लेने का निर्णय लिया गया था। किस सन में? 1919 में। तो यूपीएससी सदस्य अधिनियम 1969। भारत के संविधान 21 भाग और अनुच्छेद में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। तो भारत के संविधान के भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323 तक लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। कॉम्टेरिया बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहा है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और आपके राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में जो भी पॉलिटी के सेक्शन है उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आयोग के सदस्यों कर्मचारियों के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित है। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान है? तो यह अनुच्छेद 322 के अंतर्गत प्रावधान है। बाद में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई? तो भारत में सबसे पहले लोक सेवा आयोग की स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत हुई, जिसमें कि भारत और इंग्लैंड में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा लेने का निर्णय लिया गया था। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाएं प्रारंभ हो चुकी हैं और लगभग समापन की तरफ आ गई। कॉम्टेरिया एजुकेशनल चैनल पर महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश सांविधिक एवं संवैधानिक निकाय के बड़े ही आकर्षक लेक्चर की श्रृंखलाएं आपके समक्ष प्रस्तुत करता कॉम्टेरिया पूर्णतः निःशुल्क चैनल, जो कि पूर्णतः छात्र हित के लिए समर्पित है और पूरे विश्व में और पूरे भारत में शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए पूर्णतः कटिबद्ध चैनल। यूपीएससी के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? यूपीएससी के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष रॉस बार्कर थे। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष है रोज मैथ्यू, जो कि 1992 से 1996 तक इनका कार्यकाल रहा। कौन यूपीएससी के अध्यक्ष नहीं रहा है? देखिए पीके जोशी, ये तो अभी अध्यक्ष हैं ही। और डीपी अग्रवाल की बात करते हैं, ये भी रह चुके हैं। रजनी राजदान की बात करते हैं, ये भी रह चुकी हैं। लेकिन अजीत सेठ यूपीएससी के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। 2020 में यूपीएससी के अध्यक्ष को मिलाकर कितने सदस्य हैं? तो 2020 में यूपीएससी के अध्यक्ष को मिलाकर कुल 10 सदस्य हैं। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत यूपीएससी के सदस्यों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की मदद लेते हैं? तो राष्ट्रपति इस समय 145 अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत यूपीएससी के सदस्यों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की मदद लेते हैं 145 अनुच्छेद के माध्यम से। और संघ लोक सेवा आयोग किन संबंधित परीक्षाएं आयोजित करता है? तो संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं, केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए लोक सेवाएं, यही परीक्षाएं यह आयोजित करता है। और यह गलती से भी मत लिखिएगा, यह राज्य सेवाओं की परीक्षा आयोजित नहीं करता है। संघ लोक सेवा आयोग जो कि दिल्ली के छात्र, मुखर्जी नगर के, नेहरू विहार के, जीटीबी नगर के छात्र जो हैं तैयारी करते हैं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए, उसके ट्रेनिंग सेंटर लवासना के ही नाम से पूरी तरह समर्पित रहते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, बॉलीवुड में एक वेब सीरीज लॉन्च की गई थी एस्पिरेंट्स में एक बड़ा ही रोचक गाना मुझे लगा, लवासना तू फोड़ दे या छोड़ दे। लवासना की तैयारी कर दें, या तो आप फोड़ दीजिए, पढ़ाई को एकदम ताबड़तोड़ तरीके से कीजिए, या तो यूपीएससी लवासना का ड्रीम छोड़ दे। तो लवासना फोड़ दे या छोड़ दे, ये गाना आप सुन सकते हैं और अपने अंदर नवचेतना का संचार कर सकते हैं यूपीएससी की तैयारी के लिए। जो भी यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स वेब सीरीज़ को देख सकते हैं और अपने अंदर यूपीएससी के प्रति एक मोटिवेशन जागृत कर सकते हैं। हालांकि कॉम्टेरिया भी लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं और
संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए निरंतर समर्पित सारे लेक्चर्स लेकर आता है। और अगला प्रश्न लेते हैं हम। पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा एक साथ लंदन और इलाहाबाद में कब आयोजित की गई? तो पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा एक साथ लंदन और इलाहाबाद में 1922 में 1922 में पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा एक साथ लंदन और प्रयागराज में आयोजित की गई। अगला प्रश्न लेते हैं। भारत के यूपीएससी के लिए कौन सही है? तो भारत के यूपीएससी के लिए जो सही है वो मैं बता रहा हूँ। इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग का जो है राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण विषयों के साथ कॉम्टेरिया आपके समक्ष लेकर आया है बड़े ही महत्वपूर्ण विषय को। और अब आप देखिए, मध्य प्रदेश राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक एवं सांविधिक संस्थाएं आयोग यूनिट 10, इस विषय पर हमारा लेक्चर था। लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अपने मित्रों तक, साथियों तक, दोस्तों तक जो कि एमपी पीसीएसपी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जरूर सूचना दें और उनको शेयर करें इस वीडियो को। कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने रिव्यूज़ ज़रूर दें। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर करें कि आपको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के लेक्चर किस प्रकार के लगे। आगे लेक्चर्स के लिए जो मोटिवेशन मिलती है कॉम्टेरिया को, बने रहें, जमे रहें। मिलते हैं फिर आकर्षक लेक्चर के साथ। जय हिंद, जय भारत।